आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स, जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो हम जानते हैं, बायोटिक फैक्टर जैविक कारक किसे कहते हैं। जो जैविक कारक होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, पशु पक्षी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, पशु पक्षी, जीव जंतुओं पर जो कि उसके पर्यावरण में रहते हैं, वो पर्यावरण इन सजीवों पर और इनकी क्रियाओं पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव डालता है, और इन्हीं प्रभावों को हम यहाँ पर जैविक कारक कहते हैं। तो देखें कि जो समष्टि या पॉपुलेशन में रहने वाले जो सजीवों का परस्पर एवं पर्यावरण में पड़ने वाले प्रभावों को हम जैविक कारक कहते हैं। क्लीमेंट और शेलफोर्ड के अनुसार ये जो क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शन और इंटरएक्शंस जो होती हैं के रूप में होती हैं, जो जिसे डी बैरी ने 1879 में सबसे पहले सहभोजिता, सजीविता या सिम्बायोसिस शब्द का यूज़ किया था। और ऑडम ने ही इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्शंस कहा। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें कि जो सजीव होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, या न्यूट्रल रहते हैं या उदासीन रहते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते हुए वातावरण में उनका संबंध किस तरह से होता है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। हिकल ने 1949 में और बर्कहॉर्ड ने 1952 में जो है इन लिविंग बींग्स की जो रिएक्शंस और इंटररिएक्शंस के आधार पर उसको कुछ पर्टिकुलर नाम्स दिए और उसके अंदर इनको डिफ़ाइन किया, जिसे तटस्थता है, जिसे हम न्यूट्रलिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर जो सजीव होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और जैसे कंपटीशन है, स्पर्धा है, उसके अंदर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो शब्द का यूज़ किया गया उसे हम कंपटीशन या स्पर्धा शब्द कहते हैं। जो तीसरा शब्द है वो है अभोजिता, जिसे एमेंसेलिज्म कहते हैं, जिसमें जितने भी सब सजीव होते हैं वो जिसमें एक की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। एक की ग्रोथ जो होती है, कोई भी जो लिविंग साथ में रह रहे हैं उसमें एक की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरे पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड का यूज़ किया जाता है बायोटिक के अंदर, सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म, जिसमें जो लिविंग बींग्स होते हैं उसमें एक समष्टि लाभान्वित होती है और दूसरा बिल्कुल अप्रभावित रहता है। इस प्रकार की जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है वो कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता कहलाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट इसमें वर्ड का यूज़ किया जाता है वो परजीविता यानी पैरासिटिज्म। परजीविता जो है उसमें परजीवी जो होता है वो अपने परपोषी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है और उसी से ही उसका होस्ट, उसका आवास भी ले लेता है और उससे पोषण भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहता है। इसी तरह परभक्षिता है, जिसे प्रेडेशंस कहते हैं, जिसमें ये जो दोनों ही लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। परभक्षी जो होता है वो परभक्षिता जो है वो परिभक्ष पर निर्भर करती है और उसको पोषण के रूप में उपयोग लेती है। दूसरा है कि प्राक सहयोगिता, जिसे प्रोटो कॉर्पोरेशंस कहा जाता है, जिसमें दोनों ही जो सजीव होते हैं वो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो आता है सहोपकारकता या म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का, एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। इस प्रकार ये जो वर्डिंग्स है इनका उपयोग हमने यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण होते हैं उन पर्यावरण में जितने भी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इन
संबंधों के अंदर देखे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इन संबंधों को यहाँ पर एक विशेष भाषा के अंदर वर्डिंग्स के अंदर तैयार करके उनको यहाँ पर प्रेजेंट्स किया जाता है कि किस तरह का हमें एक दूसरे पर प्रभाव जो है लिविंग बींग्स का वो एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने कहा था कि ओडम ने इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन कहा, तो हम यहाँ पर अब आगे की और कुछ ओडम की जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शंस है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है सहभोजिता, जिसे हम कॉमनसेलिज्म भी कहते हैं, जिसमें जो सजीव होते हैं उनमें एक को जो लाभ होता है और दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे दीदी लताएँ हैं, कंठ लताएँ हैं या लियंस है, उसके अंदर जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, जो कास्ट लताएँ जो होती है वो मृदा में इनकी जड़ें जो होती है वो रूट्स के सॉइल के अंदर स्थिर रहती है, लेकिन ये अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जो इनके स्टेम होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो किसी भी पेड़ से लिपट कर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, तो इन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए न कुछ लाभ है न कोई हानि है, केवल लाभ है, जिसमें ये केवल प्लांट्स को ऊपर की ओर पहुँचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो ये टिनोस्पोरा है। तो इस तरह की जो बेल्स होती है ये कंठलताएँ हैं जो प्लांट्स के सहारे से ऊपर की ओर चिपकती है। इसमें भी नेक्स्ट जो आता है वो अधिपातप या एपीफाइट्स जो होते हैं, वो ये जो प्लांट्स होते हैं वो अन्य प्लांट्स पर उगते हैं, और जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर इस तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, अधिपादप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो एरिडेक आर्किडेसी या एरेकेसी और एस्किपिडिएसी जो है उसके अंदर ये जो फैमिलीज़ है उसके अंदर इसके एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पोथास है, पोथास को पान की बेल भी कहते हैं या मनी प्लांट भी कह सकते हैं। जैसे वंडा है, ये ऑर्चिड्स के अंदर इनमें हैंगिंग एरियल्स रूट्स प्रेजेंट्स होती है, वायवीय जड़ें प्रेजेंट्स होती हैं, और इसके अंदर वेलामिन टिश्यूज प्रेजेंट्स होते हैं, और ये रेन और ह्यूमिडिटी वाटर्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये मतलब हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी इनमें पाई जाती है, जो आर्द्रता ग्राही जड़ें जो होती है, जो कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है और उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंस होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और उससे कि ये ग्रोथ करती है। तो इस तरह जो है इसके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम अधिपादप या एपीफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जो इसका दूसरा उदाहरण आता है वो आता है सहउपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म, जिसमें कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को लाभान्वित करने का काम करते हैं। तो इस तरह का पर्यावरण में हमें एक दूसरे सजीवों के अंदर संबंध देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले देखिए तो ये पहला है प्राणियों द्वारा परागण, जिसे है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो इस तरह का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जैसे बीज है, बटरफ्लाइज है, मॉथ है, ये जब किसी भी प्लांट्स की जो फ्लावर होता है उसके अंदर जब फ्लावरिंग होती है तो उसके अंदर मकरंद ग्रंथियाँ या नेक्टर्स पाई जाती है, जिसके लिए किसी भी फ्लावर पर जब जाते हैं तो ये फ्लावर पर उसके पोलन ग्रेन को अपने साथ चिपका लेते हैं, अटैच हो जाते हैं उनसे, और जब ये दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं तो पोलन ग्रेन को उस दूसरे प्लांट पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो है वो पर परागण हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया फ्लावर्स के अंदर हो जाती है। तो इस ट्रांसमिशन का काम जो है वो बीज, बटरफ्लाई तो इनके द्वारा कर दिया जाता है क्रॉस पोलिनेशन का, और जो है इन्हीं प्लांट से द्वारा इन जो प्राणी होते हैं बीज, बटरफ्लाई और मॉथ, जो जिन्हें यहाँ पर फूड के रूप में, मकरंद के रूप में पोषण हमें इनको प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करने का काम करते हैं। तो ये जो क्रिया होती रहती है, जैसे एग्जांपल है जैसे रेनिनकुलेसी जो फैमिलीज़ होती है या रूटेसी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, और रोजिएसी जो फैमिली के मेंबर्स है उनके अंदर ये हमें देखने को मिलती है। जैसे रेफ्लेशिया का जो प्लांट्स है मांस पक्षी मक्खी के द्वारा ही पर
के द्वारा ही केवल उसके अंदर परागण की क्रिया करवाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर किगेलिया में भी चमगादड़ के द्वारा ही परागण का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ये म्यूचुअलिज्म, तो ये है किस तरह से इसमें ये बायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है और किस तरह से इसमें दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो ये पॉजिटिविटी। इसी का ही बी पार्ट यहाँ पर देखें तो फलों और बीजों का जो पॉलिनेशन होता है, प्रकीर्णन, फ्रूट्स और सीड्स का जो डिस्पर्जल होता है, उस डिस्पर्जल के अंदर जो फलों और बीजों को खाने के बाद उनका जो कोट होता है, आवरण होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये जो क्या करते हैं, ये जब जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जब ये अपने डाइजेस्टिव फ्रूट्स और सीड्स को खाते हैं तो खाने के बाद जो उनका हार्ड कोट होता है, ऊपर का बीजावरण जो होता है वो कठोर होता है, और कठोर होने के कारण जो उनकी जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस जो पाए जाते हैं उसके कारण इनका जो बीजावरण होते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के कारण ये वापस त्याग दिए जाते हैं, और त्यागने के बाद ये उनका सॉफ्टनेस होने के कारण फिर उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये भी एक जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है कि जो हार्ड कोटेड सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जो उनके फल होते हैं, उनको इस तरह से जर्मिनेशन का एक प्रोसेस होता है। तो ये जर्मिनेशन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें यहाँ पर ज़ैंथियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस है वो जैसे सिम्बायोसिस इन लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर जो है सहजीविता का उदाहरण, जैसे लाइकेन जो होता है, हमें पता है कवक और फंजाई दोनों का आपसी सहसंबंध होता है। तो सहसंबंध होता है, सहजीविता होती है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे में फाइकोबायोन्ट या माइकोबायोन्ट आपस में स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। जैसे इसके अंदर लाइकेन्स के अंदर जैसे फ्रूटिकोज लाइकेन है, फ्रक्टोज लाइकेन है, और इसके अलावा जैसे साइकस है, पाइनस है, इनकी रूट्स के अंदर फंजाइस का पाना, इस तरह से। और नेक्स्ट जो इसके अंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो सहजीवी यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है, जैसे जो राइजोबियम है वो फैबेसी फैमिलीज़ की जो रूट्स नोड्यूल्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके अंदर प्रेजेंस होता है। और ये नाइट्राइड जैसे नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, उसको नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट से के रूप में इसको लेग्यूमिनेसी जो फैमिलीज़ की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे एजोबैक्टर है, ये जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, प्लांट को पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो सकती है और प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल है इसमें देखिए साइकस है, साइकस के अंदर जो कॉलेराइट रूट पाई जाती है उसके अंदर जो शैवाल पाई जाती है वो एनाबिना साइकेडी, यस शैवाल, एनाबिना शैवाल उसके अंदर प्रेजेंस होती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो इनका जो रिलेशन होता है बायोटिक रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। थर्ड जो हमें नेक्स्ट जो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है इंटरेक्शन वो है कवक मूल का गठबंधन यानी माइकोराइजल एसोसिएशन। माइक्रोराइजल एसोसिएशन में हमें दो प्रकार का एसोसिएशन देखने को मिलता है। सबसे पहला है एक्टोट्रॉफिक और दूसरा है एंडोट्रॉफिक, यानी कि जब फंजाई जो है वो बाह्य रूप से ही केवल प्लांट के अंदर प्रवेश न करके बाह्य रूप से ही पोषण पहुंचाने का काम करती है और बाह्य बैक्टीरिया ही उसके ऊपर अटैच रहते हैं बाह्य रूप से ही, तो उसको एक्टोट्रॉफिक कहते हैं। और जब अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं उसके प्लांट के कॉर्टेक्स, मेडुला पार्ट और उसके पार्ट तक पहुंचकर उसके न्यूट्रिशन को लेते हैं और बदले में उसको नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं और पोषक पदार्थ अवेलेबल कराते हैं, तो उसको एंडोट्रॉफिक एसोसिएशन कहा जाता है। तो इस तरह का जो हमें एग्जांपल देखने को मिलता है वो पाइनस की
वो एक के अंदर और ऑर्चिड किडेसी की जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर इस तरह का एसोसिएशन हमें को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मायरीमी कोपिफी चीटी रागिता, जिसके अंदर जो जितने भी जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे आम है, लीची है, इसके अंदर जो चींटियाँ क्या करती है, इन बड़े इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की जो क्या है चींटियाँ रक्षा करती है और बदले में जो प्लांट होता है वो इनको हैबिटेट यानी आवास प्रदान करता है और ये इनको रक्षा प्रदान करने का काम करता है। इस को यहाँ पर मायरीमी कोफिली यानी चीटी रागिता, इस एसोसिएशन को चीटी रागिता कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है जिसमें प्रोटो में जो एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन्स का उदाहरण में देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट जो ऑर्डर ने दी और रिएक्शंस दी थी, जो नेगेटिव इंटरेक्शंस कहलाती है नकारात्मक अंतःक्रियाएं। नकारात्मक अंतःक्रियाओं में एक दूसरे को ये हानि पहुंचाने का या नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसा एसोसिएशन हमें जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है लिविंग बींग्स के बीच में। जैसे सबसे पहले उसके अंदर आता है शोषण यानी एक्सप्लोटेशंस। एक्सप्लोटेशंस में शोषण में देखिए सबसे पहले के पॉइंट्स के अंदर देखिए तो आवास या शेल्टर के लिए, जैसे कौवा और कोयल है, तो कोयल अपने अंडे कोए के या किसी भी पक्षी के घोंसले के अंदर दे देती है और वो जो अंडे हैं उनकी रक्षा वह घोंसले वाला जीव कौवा करता है और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो आवास जो है उसका उपयोग कोए के घोंसले का उपयोग अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए या उनकी रक्षा के लिए उनका उपयोग करती है। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो है जैसे कि फूड भोजन के लिए शोषण किस तरह से होता है, जैसे परजीवी और परभक्षिता है, जिसमें कस्क्यूटा है, अस्ट्रिलेगो है, पक्सीनिया है। इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर फूड के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर रस्ट और स्मट प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं वो प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें नकारात्मक इंटरेक्शंस देखने को मिलती है उसको हम प्रीडेस्टिज्म या परभक्षिता कहते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट है, गट पादप है और निक्टेंथस है जिसके अंदर और ड्रोसेरा है, डायोनिया है। जैसे इन प्लांट्स के अंदर कीट जब इन प्लांट्स के अंदर आकर्षित होता है तो अंदर की और इनके कीट को खींच लिया जाता है और कीट के जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पाचन है जो वो कीट के द्वारा पिक्चर प्लांट के द्वारा कर दिया जाता है और ये है उसका उपयोग अपने पोषण के अंदर कर लेते हैं। तो कीट क्या करता है, इनसे आकर्षित होता है और आकर्षित होकर फंस जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए परभक्षिता यानी दूसरे का भक्षण करने वाले प्लांट्स, तभी ये प्लांट सर्वाइव करने का काम करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें यहाँ पर नेगेटिव इंटरेक्शन देखने को मिलती है उसमें ग्रेजिंग बाय एनिमल्स जो है पशुओं के चारण के द्वारा कैसे, जैसे जो सीड होते हैं वो हवा के द्वारा दूर दूर तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो जितने भी पशु पक्षी है उन पशु पक्षियों के जो खुर होते हैं उन खुर के द्वारा जो है वो जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और दब जाने पर फेवरेबल कंडीशन आने पर उग जाते हैं। और इसी तरह जब है ना पशु पक्षियों के द्वारा जो चारा खाया जाता है उसको और वापस उसको जब निकाला जाता है तो वह भी फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आकर उसके सीड जो होते हैं वो जर्मिनेशन का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। और नेक्स्ट जो आता है वह पर प्रतिजीविता यानी एंटीबायोसिस यानी सहभागी सजीव द्वारा ऐसे केमिकल्स या रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन किया जाता है जिसके कारण सहभागी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। जिसे जैसे जब कोई दो प्लांट्स हम आपस में साथ में ग्रो करवाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हमें नेचर्स में देखने को मिलते हैं जिसके कारण एक प्लांट जो है वो अपनी पूर्ण कंप्लीट ग्रोथ करता है लेकिन दूसरा प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को रोक देता है या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसका कारण होता है उसके द्वारा स्रावित
हुए पदार्थ जो कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे प्लांट्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसके एग्जांपल्स है जैसे एक्सटिनोमाइसीटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर, लाइकेंस के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी या माइकोसिस्टर्स के अंदर, और हाइड्रोक्सी लाइन के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और उसका सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हमें ना दो तरीके का हमें देखने को मिलता है, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा इंटर स्पेसिफिक। ये दोनों ही प्रकार की कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलता है। पर्यावरण की बायोटिक एसोसिएशन के अंदर सबसे जो हम दोनों को प्रभावित करता है, जैसे मनुष्य और उसका पर्यावरण के अंदर जूमिंग खेती हमने देखो मिलता है। जो मनुष्य अपनी फ़ायदे के लिए जितने भी जो खेती करने के लिए जो वन होते हैं उनको नष्ट कर देता है और खेती करता है, और दो खेती के बाद उस ज़मीन को छोड़ देता है और उस पूरी फसल को जला देता है बचे शेष को, और फिर नई जगह से वनस्पति को या फॉरेस्ट को हटाकर फिर से खेती करने का काम करता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको हम जूमिंग खेती कहते हैं, जिसमें भी पर्यावरण को मनुष्य के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। औषधीय पादप का उपयोग जो है वो ईंधन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी ह्यूमन बींग्स के लिए द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। दूसरा है शहरीकरण। जितने भी बड़े बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं उनको नष्ट करके वहाँ पर नगरों की स्थापना की जाती है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है और आवास की व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स नेचर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो हम ये देखा कि इस तरह से जो पर्यावरण के जो जैविक कारक होते हैं वो आपसी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। मनुष्य के द्वारा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस तरह से ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो आज का हमारे इस टॉपिक में हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है।